क्यों दुबई की तरफ हम अटेंशन अपनी लगाएं जबकि दुबई ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। अगर मैं किसी एक एवरेज बंदे से पूछता हूँ तो वो कहता है यार दुबई बहुत महंगा है, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो है सेंस नहीं बन रहा क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। और डर ये लोगों को होता है कि यार अब दोबारा से मार्केट क्रैश ना कर जाए। दुबई को पुराने आई सेट से नहीं देख सकता। यानी अगर मैं सोचूं कि जी पहले भी क्रैश आया था तो अभी भी दोबारा से क्रैश आएगा, पास्ट परफॉर्मेंस है वो आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और अगर ये बात सही होती तो दुनिया में बहुत सारे चेंजेस नहीं आते। शारजा की कमर्शियल लैंड है वो पिछले एक आध साल के अंदर डबल हो गई है। इस वजह से हुई है क्योंकि चाइनीज आ रहे हैं और अपनी फैक्ट्रीज जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं शारजा के अंदर, क्योंकि मेड इन चाइना जो है यूरोप में एंटर होना उसका मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो अपनी लोकेशन ही चेंज कर रहे हैं और अब उस प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ नहीं होगा बल्कि मेड इन यूएई लिखा हुआ हो। तो कोई भी चीज आइसोलेशन में काम नहीं करना। यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री कनेक्टेड है रियल एस्टेट के साथ, रियल एस्टेट कनेक्टेड है स्कूलों के साथ, स्कूल कनेक्टेड है सड़कों के साथ, सड़कें कनेक्टेड है जॉब्स के साथ, जॉब्स के हर चीज कनेक्टेड है। तो जब हम एक डायरेक्शन से देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आसान है समझना। रियल एस्टेट चढ़ी थी, रियल एस्टेट बैठ गई, मुझे नहीं पता कि ये मार्केट जो है वो बबल में है या नहीं। मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ, रिसर्च करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। तो भाई एक तो ये कहते सिटी विद इन सिटी है, बल्कि सिटीज विद इन सिटी है। देयर इज नो वन रियल एस्टेट मार्केट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मार्केट्स विद इन वन मार्केट। जो यूरोपियन और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो डेट के ऊपर चलती है। जितना डेट आपका एक्सपेंड होगा उस हिसाब से मार्केट एक्सपेंड होगी। डेट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मार्केट भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। यूएई में अब फिर भी डेट आ गया है लेकिन एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी बहुत कम है। फिर पाकिस्तान में तो है ही नहीं, पाकिस्तान में तो सारा काम कैश पे चलता है। बैड इन्वेस्टमेंट से नो इन्वेस्टमेंट बेहतर है। 11-1200 डॉलर सबका माल बिक रहा है। बड़ा आसान है कि आप जाके एक बैड एप्पल उठा लें। हमने कोविड से निकलना ही नहीं था, दुनिया तो बंद हो रही थी, दुनिया खत्म हो रही थी। अब जो लोग बेचारे होल्ड कर पाए उस पीरियड के अंदर या जिन्होंने भी स्मार्टली इन्वेस्ट कर दिया वो सब के सब खुश हैं। अब वो खुशी आपको तो नहीं मिल सकती 2025 में। तो पहले जो दुबई होता था उसके पास कोई कंपटीशन नहीं था। अब वो रीजन जो है ना वो इंक्रीज हो गया। सऊदी अरेबिया मेजर प्लेयर, कतर वेरी एक्टिव, अबू धाबी भी अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल जाइंट बनाना चाहता है। केविन वेरी जो कि एक कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन इन्वेस्टर है कि उसको यूएई वालों ने ऑनररी सिटीजनशिप दी है, तो उसने खुद ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि किस हद तक जो है वो अटेंशन वेस्टर्न कंट्रीज में जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े जो हैं वो अबू धाबी पे लगा रहे हैं और उसके मुताबिक अबू धाबी जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल हब होगा मिडिल ईस्ट का। दुबई में अभी भी बहुत जूस है अगर आप समझदार हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं आपके पास, आपको पता है कि कब बेचना है, क्या बेचना है, कैसे करना है। यू नो यू आर एन इन्वेस्टर। आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल। ये एक थोड़ी सी यूनिक पॉडकास्ट इस हवाले से हुई कि आपको दूसरी पॉडकास्ट में आपको एक स्ट्रेट अवे आंसर मिलता होगा, लेकिन वो आंसर ठीक है कि नहीं है वो हमें नहीं पता। लेकिन हमने इसमें प्रॉस एंड कॉन्स सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिस्क हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, और फिर रिस्क को समझते हुए फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो यही इस पॉडकास्ट का जो है वो एक समरी थी। ओके एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। आज हमारी जो एपिसोड है उसका फोकस जो है वो है तो रियल स्टेट, लेकिन हम जो है फोकस करेंगे आज यूएई की मार्केट के ऊपर, क्योंकि हमने पिछली 3 एपिसोड में ओमान को कवर किया है और बहुत डिटेल में कवर किया है, जिसमें हमने ओमान की कल्चर में बात की है, वहाँ का जो इमिग्रेंट फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है उसमें हमने बात की है, और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं विद रिगार्ड्स टू ओपनिंग अप द कंट्री, सिटीजनशिप की न्यूज़ अनाउंसमेंट हुई है, और जो डायरेक्शन जिस तरफ जो वहाँ के सुल्तान लेके जा रहे हैं उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। आज हम फोकस करेंगे यूएई के ऊपर कि यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा से हॉट रही है, यानी कि लास्ट 20 ईयर्स का अगर आप डाटा उठा के देखें बहुत हॉट रही है। बीच में ऑफ कोर्स स्लम भी आया है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर हम लोगों का इन्फ्लक्स देखते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से, मुख्तलिफ जगह से लोग जो है दुबई को प्रेफर कर रहे हैं एज ए लोकेशन जहाँ पे वो जाके अपना मूव करें, जॉब करें या बिजनेस करें। तो उसकी वजह से काफ़ी एक बूम सा क्रिएट हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे यूएई की मार्केट के हवाले से, जिसमें हम थोड़ा-सा टच करेंगे दुबई और शारजा और रास अल खैमा के हवाले से भी कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से। तो उस सिलसिले में आज दोबारा हमने मोहसिन भाई को अपने चैनल पे बुलाया है। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। सो मोहसिन भाई, अभी हमने काफ़ी बात की ओमान की और एकदम से हमने एक स्विच किया है दुबई की तरफ। तो ज़रा उससे हम स्टार्ट करते हैं, और पहले तो आप ये बताइए कि क्यों दुबई की तरफ हम अटेंशन अपनी जो है लगाएँ, जबकि दुबई ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। यानी कि अगर मैं किसी एक एवरेज बंदे से पूछता हूँ तो वो कहता है यार दुबई बहुत महँगा है, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो है वो सेंस नहीं बन रहा क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। और डर ये लोगों को होता है कि यार अब दोबारा से मार्केट क्रैश ना कर जाए, हम इन्वेस्टमेंट करें और हमारा पैसा जो है डूब जाए। तो लोगों के ज़हनों में ये खतरात हैं। तो थोड़ा-सा आप अपना एक जो
पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कीजिए कि आपने इतना अरसा लगाया है अभी ओमान की मार्केट को डिस्कवर करने में और वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। तो दुबई की तरफ आपका माइंड दोबारा से कैसे जा रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है यासीन, और ये सवाल मुझसे काफ़ी लोग और भी कर चुके हैं। जब मैंने ओमान पे फोकस अपना स्टार्ट किया था, तकरीबन आई थिंक दो साल हो गए करते हुए। तो बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया और वो कहने लगे कि यार ये आप ओमान की मार्केट की क्या बात कर रहे हैं? ओमान में क्यों आप इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं? ये जगह कहाँ है? ओमान कौन है? कहाँ करना है इसको? मुझे ये बताइए कि दुबई में क्या हो रहा है? आप दुबई में क्यों नहीं हमें असिस्ट कर रहे? दुबई तो चढ़ रहा है, मार्केट चढ़ रही है। कोविड के बाद से लोगों ने काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट कर दी। तो उस वक़्त तक मेरे दिमाग में ये था कि अच्छा, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई के अंदर भी। तो मैंने कहा कि यार ये दुबई का तो ऊपर-नीचे होना चलता रहता है। तो ये कि अभी तो ये चढ़ रहा है, और चढ़ रहा है तो आपको पता है कि एक पीक पे पहुँचेगा तो उसके बाद फिर कोई एडजस्टमेंट्स आएँगी और फिर कोई क्रैश होगा, कुछ होगा। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जब मैंने उनको ये जवाब दिया। जब 2-3 लोगों ने मुझे इस तरह से अप्रोच किया, तो मैंने कहा कि यार अब जब मैं रियल एस्टेट को समझ ही रहा हूँ और मैं इस डायरेक्शन में आ ही गया हूँ, तो दुबई को भी थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए। और आई थिंक जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया, तो एक चीज़ तो मेरे लिए ये आई थिंक निकल के सामने आई कि मैं दुबई को ना वो अपने पुराने आईसेट से नहीं देख सकता। यानी अगर मैं सोचूं कि जी पहले भी क्रैश आया था तो अभी भी दोबारा से क्रैश आएगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। और अगर ये बात सही होती तो दुनिया में बहुत सारे चेंजेस नहीं आते। मुझे अपना वो लेंस उठा के ना साइड पर रखना पड़ा, और मैंने इसको फिर एज अ ऑब्जेक्टिव, नॉट एज सब्जेक्टिव, कि भाई मैं तो इसको ये स्टडी कर रहा हूँ कि ये तो गिरेगा गिरेगा, और लेकिन मुझे उसको स्टडी करना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये भी नहीं सोचता कि ये गिरेगा, और मैं ये भी सोचता हूँ कि हाँ ये गिरेगा। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं मेरे पास। मुझे इसको स्टडी करके देखना है कि वो जो मेरी स्टडी है वो मुझे किस डायरेक्शन में लेके जाती है। तो ऐसे ही ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई दुबई की रिसर्च की, जिसमें मैंने फिर डिफरेंट लोगों से बातचीत स्टार्ट की, जो वहाँ लोग मौजूद थे, इन्वेस्ट कर चुके थे, नुकसान उठा चुके थे, फ़ायदा उठा चुके थे। अच्छा, उसमें मैंने अपना होराइज़न ऐसे भी ब्रॉड किया कि मैंने कहा कि मैं एक तरह के लोगों से बात नहीं करूँगा। यानी एक होता है जैसे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बात करनी है, या लेट्स से रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं से बात करनी है। मैंने सोचा ये कि मैं एक सवाल लूँगा और वो सवाल मैं सबसे करूँगा, ठीक है? और वो सारे लोग वो होंगे जो समहाउ कनेक्टेड होंगे दुबई से या यूएई से, चाहे वो शारजा के लोग हों, चाहे वो रास अल खैमा के हों, चाहे अबू धाबी के होंगे। तो वो जब मैंने लोगों से सवाल करने शुरू किए और मैंने अपना होराइज़न थोड़ा-सा ब्रॉड किया, तो मुझे ये हेल्प मिली कि मैं फिर उन चीज़ों को ना कनेक्ट कर पाया। जैसे अब छोटी एग्जांपल मैं ये देता हूँ आपको कि अभी मैं जब रिसेंटली गया हुआ था नवंबर-दिसंबर में, तो एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, और ये मुलाकात वली की पॉडकास्ट थी। वो देख के वो साहब मेरे पास आए थे थ्रू यूट्यूब, और उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो पॉडकास्ट, और अगर आपको कभी भी आना हो यूएई तो मेरे साथ चाय ज़रूर कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब आऊँगा तो मैं आपके साथ कॉफ़ी पीऊँगा। अब जब वो मुझे मिले तो मुझे पता चला कि वो एक 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 फैक्ट्री ओनर हैं, और वो शारजा में हैं और काफ़ी अरसे से हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जो शारजा की कमर्शियल लैंड है, जो फ्री होल्ड हो चुकी है, वो पिछले 1 आध साल के अंदर डबल हो गई है उसकी प्राइस, और वो खरीदना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आजकल सोच रहा था खरीद लूँ क्योंकि फ्री होल्ड हो गया है। लेकिन मैं इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि वो प्राइस उसकी डबल हो गई है, और दूसरे वो डबल इस वजह से हुई है क्योंकि चाइनीज़ आ रहे हैं चाइना से उठ-उठ के, और अपनी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं शारजा के अंदर। क्योंकि मेड इन चाइना जो है वो अब यूरोप में एंटर होना उसका मुश्किल हो गया है, वेस्ट में एंटर होना मुश्किल हो गया है बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिक्स। हुँ। तो वो अपनी लोकेशन ही चेंज कर रहे हैं, और अब उस प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ नहीं होगा, बल्कि मेड इन यूएई लिखा हुआ होगा। अच्छा। तो हुँ। अब इस तरह से जब ये बातें वही ना, जब आप अपना मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो फिर आप कनेक्ट कर पाते हैं बहुत सारी बातों को। अब जब हमने कनेक्ट करना उनको शुरू किया, तो फिर थोड़ा-सा
हमारा होराइजन बेहतर हुआ। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. ये ऐसे ही है जैसे कि जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, तो वेस्ट ने सैंक्शन लगा दी थी रशिया के ऊपर कि रशिया का ऑयल, गैस कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन रशिया जो है वो अपना ऑयल जो है वो इंडिया को बेच रहा था और इंडिया जो है वो आगे यूरोप को बेच रहा था मेड इन इंडिया का टप्पा लगा के। तो वही बात है, यानी कि कहीं और से चीज़ जो है वो आपको वही चीज़ जो है किसी और के थ्रू आपको जो है वो मिलेगी। हाँ, और मेरा बताने का मकसद ये है कि वो जो एक लेंस होता है ना हमारा कि जी रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट, तो ये कोई भी चीज़ आइसोलेशन में काम नहीं करती। वो सब आपस में चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री कनेक्टेड है रियल एस्टेट के साथ, रियल एस्टेट कनेक्टेड है स्कूलों के साथ, स्कूल कनेक्टेड है सड़कों के साथ, सड़कें कनेक्टेड हैं जॉब्स के साथ, जॉब्स के, हर चीज़ कनेक्टेड है। तो जब हम एक डायरेक्शन से देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आसान है समझना। रियल एस्टेट चढ़ी थी, रियल एस्टेट बैठ गई, रियल एस्टेट चढ़ी थी, रियल एस्टेट बैठ गई। रियल एस्टेट का काम ही है ये चढ़ो और बैठ जाओ, चढ़ो और बैठ जाओ। तो इस दफा जब मैं इसमें एंटर हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं इसमें एंटर होऊंगा, क्योंकि मुझे मतलब इस माइंडसेट से नहीं एंटर होऊंगा, बल्कि इस माइंडसेट से एंटर होऊंगा कि मुझे नहीं पता कि ये मार्केट जो है वो बबल में है या नहीं। मैं ढूंढता हूं, मैं पूछता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, और ये आई थिंक इसने मुझे मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि इस वक्त का मेरा पर्सपेक्टिव या जो भी नॉलेज मैंने गेन की वो बड़ी ऑब्जेक्टिव है एज कंपेयर टू जब मैं स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं बड़ा सब्जेक्टिव था उस वक्त कि जी मैं था, मुझे नुकसान हुआ है, ये हुआ है, तो तो अब क्या होगा उसके साथ। तो इस तरह मेरा आना हुआ इस मार्केट की तरफ, और बहुत ओवरवेलमिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं ओमान कर रहा हूँ, ओमान इज ऑन माई फिंगर टिप्स, क्योंकि छोटा सा है, सबका पता है, रह चुके हैं, मार्केट नई नई स्टार्ट हुई है, अर्ली डेज के अंदर है, तो इतना टाइम लग गया है कि हर चीज फिंगर टिप पे आ गई है। दुबई ना, दुबई एक तो ये आई थिंक सिटी विद इन सिटी है, बल्कि सिटीज विद इन सिटी है। तो अगर आप जो है वो दुबई सिलिकॉन ओवेसिस को देखते हैं तो बड़ा मुश्किल है आपका दुबई हिल्स का इलाका समझना, जेवीसी का इलाका समझना, दुबई साउथ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो हर 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 जो एंटिटी है या हर अर्बन एरिया जो है ना वो अपनी जगह एक पूरी दुनिया है। तो एक तो ये है कि वो दुबई का एक जो जनरल नाम है कि दुबई है, आई थिंक इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज आ गई हैं। अब इन एंटिटीज को समझना बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ रियल एस्टेट, के अच्छा इसका मतलब है कि अगर करेक्शन आती है मार्केट में तो हो सकता है पूरे दुबई में करेक्शन ना आए, हो सकता है करेक्शन एक सर्टेन सेगमेंट में आ जाए। बिल्कुल ऐसे होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार रियल एस्टेट मार्केट, देयर इज़ नो रियल एस्टेट मार्केट, देयर आर सो मेनी मार्केट्स विद इन वन बिग मार्केट। अब हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में भी जो है वो जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, ये 2 मेन सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो छोटे सिटीज़ हैं वो भी हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो इन 2 सिटीज़ में करती है। लेकिन इन 2 सिटीज़ के अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ मार्केट्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक मार्केट में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट दूसरी मार्केट पे पड़े। यानी कि जो डाउनटाउन कोर टोरंटो है, उसकी जो डायनामिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
आप थोड़ा-सा उससे बाहर निकलते हैं जीटीए में, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है। उससे मज़ीद और आप बाहर जाते हैं जो सबर्ब्स का एरिया है, उसकी डायनामिक डिफरेंट है। तो जो वेरिएशन ऑफ प्राइसेज़ है ना, वो हर नेबरहुड की डिफरेंट है। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि देयर इज़ नो वन रियल एस्टेट मार्केट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मार्केट्स विदिन वन मार्केट। ये मैंने 1.25 साल लगाने के बाद मुझे इसका अंदाजा हुआ है। ओके, क्योंकि आप माशाल्लाह पहले से रियल एस्टेट के ऊपर काम कर रहे थे। मैंने रियल एस्टेट पे ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज तो हमारी कुछ हैं, लेकिन कभी इतना इन डेप्थ मैंने कभी काम नहीं किया था। तो इसलिए मुझे तो उसको समझने में वही टाइम लग रहा है, और वही मैं लोगों को बता भी रहा हूँ, क्योंकि एक अजम्पशन मुझे ये भी लग रही थी कि लोग समझते हैं कि उनको उनको एक नंबर वन कि उनको पता है कि रियल एस्टेट मार्केट क्या कर रही है, अजम्पशन। हुँ, और दूसरा, उनको पता है कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे बाय करना है, सेल करना है, उनको पता है। ये दोनों अजम्पशन मेरे पास नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रियल एस्टेट की मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, और मुझे खरीदना भी नहीं आता था, क्योंकि पहले मेरी मदर का मैंने जिक्र किया था, जी, जी। उनकी रियल एस्टेट की लेगेसी है वो। इवन मेरे मामू जो हैं वो काफी सीजन इन्वेस्टर हैं। तो हमने जब भी पहले प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उनके कहने के ऊपर खरीदी हैं। उन्होंने नोट दिया है तो खरीदी है, उन्होंने मना कर दिया तो नहीं खरीदी। तो कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया था। हमने हमेशा गाइडेंस यूज की थी। मदर क्या कह रही हैं, मामू क्या कह रहे हैं, मदर क्या कह रही हैं, मामू क्या कह रहे हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस तरह से किया था। लेकिन अब जब इस फील्ड में एंटर हुए हैं, तो फंडामेंटल्स पे जब ध्यान देना शुरू किया, तो हमें पता चला कि हमें तो एबीसी नहीं पता हुँ, इन्वेस्टमेंट की। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या होता है मार्केट में, किन चीजों को देखना पड़ता है। और फिर हमें ये अंदाजा हुआ कि जिस तरह से टेलीकॉम एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, आपकी बिल्कुल। एक एक मेडिसिन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। ओह! एब्सोल्यूटली, और बिल्कुल। और हुँ। और अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो स्पेशलिस्ट हैं इसके। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसका कोई कोई मतलब नहीं हाँ, है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यार आप लकी थे, लकी हो सकते हैं, बिल्कुल। आपने 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 यहाँ पे खरीद लिया, कुछ कर लिया, और अब डायनामिक्स जो हैं, पुराने ज़माने से बहुत चेंज हो चुके हैं। हाँ, और वो डायनामिक्स हर रीजन की डिफरेंट होती हैं। यानी कि जो डायनामिक्स कनाडा में है, ज़रूरी नहीं कि वो यूएस में भी हों, बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, इसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। यूरोप की जो डायनामिक्स हैं रियल एस्टेट की, वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। फिर जो यूएई की डायनामिक्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आप कंपेयर कर रहे हैं ओमान को और दुबई को, आपने खुद देख लिया है कितना फ़र्क है दोनों के अंदर। और बिल्कुल, सिर्फ प्राइस पे नहीं, मैसिव लेकिन फ़र्क। जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। फिर पाकिस्तान की मार्केट वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हर रीजन के अपने डायनामिक्स होते हैं और उनके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें आपकी ऑफ कोर्स इकोनॉमी तो है ही है, साथ में डेट बहुत मैटर करता है। जो यूरोपियन और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वो डेट के ऊपर चलती हैं। जितना डेट आपका एक्सपेंड होगा उस हिसाब से मार्केट एक्सपेंड होगी। डेट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मार्केट भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन जो मिडल ईस्ट की मार्केट है, यूएई में अब फिर भी डेट आ गया है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी भी बहुत कम है। फिर पाकिस्तान में तो है ही नहीं। पाकिस्तान में तो सारा काम कैश पे चलता है। तो हर मार्केट की जो है ना डिफरेंट डायनामिक्स हैं और उसी हिसाब से मार्केट मूव करती है। डेट जो है बेसिकली ट्रस्ट के साथ कनेक्टेड है ना, क्रेडिबिलिटी के साथ कनेक्टेड हुँ, है। यानी आप कितने क्रेडिबल हैं, आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी हाई होगी, इतना ज़्यादा पैसा आपको लोन मिल जाएगा। हाँ, तो लेकिन वो ये हम सारे इंडिविजुअल कंट्रीज़। लेवल बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो वो तो लेवरेज करते हैं अपने आप को, 10 टाइम्स लेवरेज करते हैं। यानी कि उनका अपना पैसा हो सकता है $100,000 होगा, लेकिन वो लेवरेज करके जो है वो मिलियन डॉलर, $2 मिलियन डॉलर, $3 मिलियन डॉलर की जो है प्रॉपर्टीज़ उठाते हैं। तो और इसी वजह से यहाँ पे जो है ना लेवरेज करना आसान है, क्योंकि जो जितना बड़ा प्लेयर होगा वो उतना ज़्यादा लेवरेज कर सकता है। स्टॉक्स में भी ये होता है, स्टॉक्स में भी जो है उनका अपना कैपिटल तो नहीं होता, वो सारा लेवरेज्ड कैपिटल होता है, जिसकी वजह से जो है वो स्पेकुलेशन भी उसी वजह से होती है और फिर वही मार्केट को अप एंड डाउन करती है। हुँ। उ उसके लिए यासीन, कनेक्टेड चीज़ है ना, कि वो जो मिनी स्टेप्स हैं, वो आप टाइम पे लेते नहीं लेते। मतलब हुँ, लिया तो आपने लोन कितना बड़ा है, लेकिन जो आपकी किस्त जा रही है टाइम से पहले, वो आपने टाइम पे कर दी है, हुँ, राइट? ये स्ट्रिंग है इनका। अगर वो आपने किस्तें 1-2 दफ़ा आगे-पीछे की, तो वो बिल्कुल, सब सब फ़ारिग हो जाएगा आपका पूरा, बिल्कुल, वही कुछ भी वही नहीं चीज़ खड़ा आपकी होगा। जो है क्रेडिट वर्दिनेस को डिफाइन करती है ना। वही क्रिएट हुँ, फॉर द नेट को, तो उन्होंने जो बेबी स्टेप्स दिए हैं आपको चलने के लिए, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा हाथी खड़ा कर देंगे आपके ऊपर। एज़ लॉन्ग एज़ आप बेबी स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल इन कंट्रोल होके यूज़ कर रहे हैं तो। तो खैर वो
आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारी वहाँ की मार्केट्स में क्योंकि वो ट्रस्ट का इशू है, डेफिसिट के मसाइल हैं, इन सब इश्यूज हैं, तो इसकी वजह से वहाँ की मार्केट्स जो हैं वो इसमें रन होती हैं। दुबई इंट्रोड्यूस कर रहा है मॉर्गेज, उन्होंने इंटरनेशनली मॉर्गेज देने शुरू कर दिए हैं। एक तो लोग था कि भाई एक्सपर्ट्स को दे रहे थे हुँ, लोकली, लेकिन अब इंटरनेशनली करने शुरू कर दिए, तो वो उस लेवरेज को यूज कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोगों की ट्रस्ट वर्दीनेस है, तो क्योंकि वो इंडिविजुअल केसेस चेक करते हैं वो, यानी आप जाएंगे तो आपका केस जाएगा तो वो देखेंगे भाई किस बैंक में आपका अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड पे कितना लोन लिया, हर चीज को वो चेक करेंगे और वो हुँ, रिलाय करेंगे कैनेडियन सिस्टम के ऊपर कि यार ये बंदा वहां पे रिलायबल है तो हमारे पास भी रिलायबल होगा। लेकिन अगर आपकी वहीं पे सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो हमारे हमारे पास भी नहीं होगा। तो उसी सिस्टम को लिवरेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरी है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट में उतर चुके हैं वहां पे, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लिवरेज के ऊपर काम हो सकता है वो इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते। हुँ, उस पैसे पे तो नहीं कर सकते ना जितना आप जनरेट कर सकते हैं अपने लेवरेज को यूज करते हुए। तो ये सारे ऑब्वियसली जैसे भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि वो हर मार्केट के जो डायनामिक्स हैं उनको अगर आप इस सोच से करेंगे कि मुझे तो रियल एस्टेट का पता है, तो मुझे पता है कि दुबई में क्या हो रहा है ना, मुझे तो पता है, मैंने तो पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई, मुझे पता है दुबई में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। अब मेरी बहुत सारी बात जो पाकिस्तान में लोगों के साथ होती है, लोगों को क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। जो बिल्डर्स हैं वो उन्होंने फाइलें बेच दी, बेच के वो खुद ही पैसे इंक्रीज किए जा रहे हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज का, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, उनको अपने हिसाब से उन्होंने कीमत भी बढ़ा दी, अपने हिसाब से कीमत भी गिरा दी। तो लोगों को वहां पे बहुत सी ऐसी चीजों की आदत पड़ी हुई है जो कि रियल नहीं थी, हुँ, वहां की चीजें। और अब जब मार्केट के अंदर ये आईएमएफ घुसा है और उसने आके फिर टैक्सेस पे और इन चीजों के ऊपर, तो एक तरह का हनीमून जो था पाकिस्तान में रियल एस्टेट का, वो अब खत्म हो रहा है। और वो उसमें अब वो चार्म नहीं है जो कि पहले हुआ करता था किसी जमाने में, क्योंकि लोग अरबपति बने, इसमें कोई शक नहीं है रियल एस्टेट के अंदर। तो एनीवे, तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, तो ये मेरी वो थी, क्या कहते हैं ना कि मेरी मेरी सिचुएशन थी जब मैं एंटर हुआ हूँ यहाँ की दुबई की मार्केट में, कि अभी मुझे तो दुबई की मार्केट का कुछ नहीं पता, और दूसरी है कि मुझे तो खरीदना भी नहीं आता, मार्केट तो दूर की बात हाँ, है, मुझे तो खरीदना भी नहीं आता। तो जब ये तो चीजें लेके अभी मैं एंटर हुआ तो अभी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में इस वक़्त? जी जी बिल्कुल है, अच्छा, बिल्कुल है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक? यानी कि एक तो प्राइस एप्रिसिएशन तो हुई होगी ऑफ कोर्स, डिपेंड करता है आपने कब खरीदी है। लेकिन जो रेंटल के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ को दुबई से ना, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार यहाँ पे इतने लॉज़ हैं टेनेंट फ्रेंडली, कि वो बाज़ औक़ात लैंडलॉर्ड एंटी हो जाते हैं। यानी कि अगर टेनेंट फँस जाए आपके पास और वो रेंट नहीं भी दे रहा हो, तो आपका उसको इविक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे कनाडा में मैंने देखा है ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो उस हवाले से जो है ना, लैंडलॉर्ड पनिश होता है उन लॉज़ की वज़ह से। दुबई में मेरे ख़्याल में ऐसा सीन नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? यार दुबई में मैं किसी इस तरह की चीज़ों में मैं कभी एंगेज नहीं हुआ। मैंने कभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। जो भी टेनेंट्स आए वो आए, रहे 1-2 साल, 2-3 साल और चले गए। तो मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस है वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है, वो ये कि हमने जो पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी वो गलत टाइम पे खरीदी थी, अच्छा, आपने पीक पे खरीदी थी। 15 में। हुँ। और वो 15 लेकिन की जो प्राइस है 15 में तो पीक इतना शुरू नहीं हुआ। यानी कि 2008 में क्रैश हुआ था, फिर वो काफ़ी अरसे तक वो स्टैग्नेंट रही थी ना मार्केट। तो रही 15 थी, भी और स्टैग्नेंट ही 2000 होगी। नहीं 2015 पे चढ़ गई थी मार्केट, अच्छा, पीक चढ़ा हुआ था। और पीक के बाद फिर वो गिरना शुरू हुई है, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग थी टिल 2020, कोविड तक हाँ। कोविड तक वो सॉफ्ट लैंडिंग थी। हो तो गिर तो रही थी मार्केट, हुँ। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली गिर रही थी, तो इतना क्रैश क्रैश का वो नहीं था। तो पीक पे हमने खरीदी थी, तो इसलिए लेसन तो लर्न है वहां के। ऐसा नहीं है कि जी सब अच्छा हुआ है वहां पे, हुँ। तो होगी, तो इनको तो पता ही नहीं है कि जब सिचुएशन खराब होती है तो क्या हाँ, होता है। ये मेरे ख़्याल में जब ऑब्वियसली ये ऑयल क्राइसिस आया था 2014 के बाद, उसके बाद से मार्केट में इतना डेप्रिसिएशन आई यार थी ना? बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक तो कतर का ब्लॉकेट वगैरह का सिलसिला था, फिर यमन की वॉर चल रही थी, हुँ, फिर ये जो है आई थिंक डॉलर काफी काफी स्ट्रांग था। दूसरे ये कि दुबई लोग मूव नहीं हो रहे थे, हुँ, दुबई लोग ले तो रहे थे कि यार एज अ बैकअप ले लो, जैसे हमने लिया था, यार एक प्रॉपर्टी दुबई में भी होनी चाहिए, अरे लास्ट टाइम नहीं खरीदी थी आप खरीद लेते हैं, हुँ।
बैक, लेकिन लोग मूव नहीं हो रहे थे। तो वो जो ओवर सप्लाई थी उस वक्त वहाँ मार्केट के अंदर, तो मल्टीपल फैक्टर्स थे उस वक्त जो कि इन प्ले थे, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और कोविड में फिर बिल्कुल ही मार्केट उतनी बैठ गई थी जितनी 2008 में बैठी थी मार्केट। लेकिन उसके तो बाद अभी से जो अब आप जो बाउंस हुआ है, उसने मेरे ख्याल में ब्रेक इवन कर दिया होगा, आपकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी। अच्छा, अभी तक नहीं किया? ना, हुँ, लेकिन लेकिन क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी है, तो वो कभी खाली नहीं रही। रेंटल जनरेट कर रही है। रेंटल उसने खूब खूब जनरेट किया। दूसरी ये कि जो खरीदी थी प्रॉपर्टी, वो पाक रुपीस में खरीदी थी उस वक्त जब हम वहां थे पाकिस्तान के अंदर। तो जो पाक रुपी गिरा, तो ऑब्वियसली वो एप्रिसिएशन उधर तो हुँ, मिल गई, लेकिन अगर मैं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हाँ। अभी तक अभी तक नहीं मिली। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अच्छा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लोग समझते नहीं इस बात को, क्योंकि लोग अक्सर जो हैं वो जो ख़ास तौर पे वेस्ट में बैठे हैं, वो देखते हैं यहाँ की करेंसी के एक्सचेंज के हवाले से। और यही बात मेरी अक्सर लोगों से गोल्ड के हवाले से होती है, क्योंकि अक्सर लोग, जैसे वली से मेरी बहुत बहस होती है कि वली इस गोल्ड को नहीं समझता कि ये एक अच्छी एसेट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार तुम उसको पाकिस्तान के हिसाब से देखो कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो इतनी डेप्रिशिएट हो रही है, उनके लिए तो गोल्ड एप्रिशिएटिंग एसेट है। यूएस डॉलर में ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन अब तो यूएस डॉलर में भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन एक ज़माने में गोल्ड जो है ना हमेशा वो फ्लैट रहता था, और लेकिन उसकी वजह ये थी कि आप उसको यूएस डॉलर की टर्म में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपये में देखेंगे, या आप श्रीलंकन करेंसी में देखेंगे, या लेबनीज़ लीरा में देखेंगे, उनके लिए तो बहुत एप्रिशिएटिंग एसेट है ना। तो इसी तरह से अगर जिसने इवन पीक पे ही बाय किया होगा, लेकिन उसने पाकिस्तानी रुपये में अगर पेमेंट की है दुबई की रियल एस्टेट में, ऑफ कोर्स इवन मार्केट गिर गई इन डॉलर टर्म्स, लेकिन पाकिस्तानी रुपये में तो वो भी फ़ायदे में है। हाँ, वो कहना कि अगर पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली वैसे फायदा हुआ है, लेकिन क्योंकि हुँ, पाक रुपये खुद गिर गया है इतना, तो अगर उसको मैं डॉलर की टर्म में देखूं कि हमने कितने डॉलर्स में वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, पाकिस्तान से बाहर ट्रांजैक्शन की थी, तो वो खरीदी थी, तो वो उस हिसाब से वो फिर उसने अभी वापस बिल्कुल। नहीं दिया है उसने। तो ये कि दुबई की मार्केट को, अब मसला दुबई की मार्केट का नहीं है, मसला तो हमारा है ना। हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ खड़ी हुई थी, हमें नहीं हुँ, पता, हम फोमो के चक्कर में घुसे थे मार्केट के अंदर, तो हम उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। और हुँ, यहाँ पे यही चीज समझने की है कि अगर आपके पास पैसे हैं, इसका ताल्लुक मार्केट साइकिल से नहीं है। हम ये समझते हैं मेरे पैसे हैं, मुझे प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। अरे, प्रॉपर्टी पैसे हैं, लेकिन मार्केट की सिचुएशन क्या हुँ, है? बैड इन्वेस्टमेंट से नो इन्वेस्टमेंट बेहतर है? नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब ये लोगों का बहुत ज़्यादा सिलसिला है कि मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मुझे प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। तो ये सिलसिला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें सीखने को मिली इस प्रोसेस के अंदर। और ख़ासकर अब दुबई इस वक़्त बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। शुगर कोट हुई हुई है, फुली शुगर कोट हुई हुई है। तकरीबन 1100-1200 डेवलपर है वहाँ पे इस वक़्त, हुँ, एक्टिव 1100-1200 डेवलपर। तो और सबका माल बिक रहा है उस मार्केट के अंदर। तो अब बड़ा आसान है कि आप जाके एक बैड एप्पल उठा लें, क्योंकि गोल्ड रश है, फोमो चढ़ा हुआ है, कोई आपको छोड़ेगा नहीं वहां पे। हुँ, और आप जब जाएंगे तो आप लेकर ही आएंगे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ना लेकर आए। अब उस पीरियड के अंदर इसको यूज करते हुए, फंडामेंटल्स को यूज करते हुए, ड्यू डिलिजेंस को यूज करते हुए, इंटरनेशनली सिचुएशंस को देखते हुए कि आने वाले 3-4 सालों में क्या होगा, मार्केट किधर होंगी, क्या होंगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन प्ले हो गए दुबई के। और क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, तो आप उसको जो है वो, अगर आपने अपना अच्छा होमवर्क नहीं किया इसके ऊपर, तो आपका जो बफर है
वो बफर बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो इस वक़्त जो भी एंटर हो रहा है उससे मैं ये कह रहा हूँ भाई बी फेयरफुल, डरो, डरो, एंटर होते हुए डरो इस वक़्त। हुँ, इस वक़्त ये मत सोचो कि मैंने बहुत पैसे बनाने हैं, ये सोचो कि मैंने कैसे पैसे बचाने हैं, अब अगर हुँ, आगे कुछ कोई करेक्शन आती है तो। दूसरी ये कि जिन चीज़ों पे इस वक़्त हमारा डिस्कशन चल रहा है, वो चल क्या रहा है? देखिए 4 साल में प्रॉपर्टी कहाँ पहुँच गई? देखिए 4 साल में प्रॉपर्टी वो यही मैंने करते हैं कहा टिपिकल जो एजेंट होते हैं ना, वो ये दिखाते हैं कि भाई रीसेंसी बायस ना कि आप 2 साल में देखें कितना फ़र्क आ गया। तो वो आ गया। लेकिन वो ये बात बिल्कुल आई थिंक बायर भी मिस आउट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हुँ, देखें कोविड में तो दुनिया खत्म हो गई थी ना। हमने कोविड से निकलना ही नहीं था, दुनिया तो बंद हो रही थी, दुनिया खत्म हो रही थी। उस वक़्त तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? ज़मीन में ही होगी प्रॉपर्टी की वैल्यू, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था प्रॉपर्टी लेने में। अब जो लोग बेचारे होल्ड कर पाए उस पीरियड के अंदर या जिन्होंने भी स्मार्टली इन्वेस्ट कर दिया, वो सब के सब खुश हैं। हुँ, अब वो खुशी आपको तो नहीं मिल सकती 2025 में। बिल्कुल। आपको ये खुशी मिल सकती थी 2020 में, 21 में, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त इन्वेस्ट किया जब हर कोई उनसे कह रहा था कि इन्वेस्ट मत करो, दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, और उन्होंने फिर भी इन्वेस्ट किया, वो ऐसे ही है राइट? ना जैसे 2020 में, 2021 में। बिटकॉइन जो है उस ज़माने में 2020 में तो नहीं लेकिन 2021 के बाद जब क्रैश हुआ थी मार्केट 16,000 पे आ गया था 16,000 पे। इस वक़्त ऑलमोस्ट 100 के ऊपर है। तो जो जिसने उस वक़्त बाय किया होगा ऑफ कोर्स जो एप्रिसिएशन उसको मिली है, वो अब आपको नहीं मिल सकती आप 2025 में उसको बाय करेंगे। हाँ, हुँ, हाँ। तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन इस एक्सपेक्टेशन से आप एंटर हो रहे हैं उस मार्केट के अंदर, वो एक्सपेक्टेशन आपको अपनी रीट्यून करनी होगी। हुँ, और अगर आपको ये है कि यार मैं भी इतने पैसे कमा लूँगा जितना मेरे दोस्त ने कमा लिए वो करके तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। मैं हुँ, ये नहीं कह रहा कि ज़रूर होंगे डिसअपॉइंट, वो हो सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए दुबई को, तो दुबई की प्राइसेस इन कंपैरिजन विद द अदर टॉप सिटीज, हांगकांग और सिंगापुर और न्यूयॉर्क और लंदन, उस हिसाब से काफी सस्ती हैं प्राइसेस, राइट? तो एक हद तक तो ये भी लग रहा है कि क्योंकि प्राइसेस कंपैरिजन में सस्ती हैं और अब बायर जो हैं ये इंटरनेशनल बायर्स हैं जो कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं हुँ, जिनके सामने सारे कंट्रीज खुले हुए हैं, वो कहेंगे जी मैं कहाँ प्रॉपर्टी खरीदूं। तो क्योंकि उनकी नजरों में दुबई आ गया है, वो देख रहे हैं दुबई को, तो इस वजह से दुबई का जो चार्म है अट्रैक्शन का वो अभी भी मौजूद है। क्योंकि उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो इन कंपैरिजन विद आई थिंक हांगकांग कोई 450% कम है। हुँ, इतना इतना फर्क है हांगकांग से। सो सो तो ये वाला जो 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 पॉइंट है कि आपको जब एंटर होना है इस मार्केट के अंदर तो आप इसमें क्या सोचते हुए एंटर हो, और अगर जब एंटर हो रहे हैं तो फिर आप क्या आगे जो मार्केट ऊपर नीचे जाएगी तो उस पे आप दिल पे हाथ रख के बैठ तो नहीं जाएंगे? क्योंकि एग्ज़ैक्टली। दुबई की मार्केट अब सबके लिए नहीं है। हुँ, दुबई की मार्केट इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि उसमें उनको ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स चाहिए जो वाकई जेन्युइनली इन्वेस्टर्स हों, जिनका काम हो इस चीज को मैनेज करना, चलाना, जब टाइम आए तो बेच देना, हुँ, नहीं तो होल्ड करके रखना उस पीरियड के लिए। तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है सर्टेन पीरियड के लिए तो आपको दुबई में एंटर नहीं होना होना बिल्कुल। होना होना, होना और मैं चाहिए। मेरा प्रिंसिपल ये है कि मैं जब भी रियल एस्टेट को एज़ एन इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कैश फ्लो कितना है। अगर वो प्रॉपर्टी कैश फ्लो दे रही है, नंबर मेक सेंस कर रहे हैं, तो फिर आप उसको बाय करें। सिर्फ़ इस बेस पे बाय ना करें कि यार मैंने एप्रिशिएट करवानी है प्राइस अगले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि वो एक स्पेकुलेशन है ना, वो हो भी जाए, वो ना भी हो। और दुबई में सबसे बड़ा जो रिस्क है, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। यानी कि आपको नहीं पता था कि 2 साल पहले यूक्रेन में वॉर खुल जाएगी। यानी कि यूरोप में पिछले 50 साल में कोई वॉर नहीं हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना। तो कोई एक सोच नहीं सकता था कि यार यूक्रेन जैसी कंट्री में वॉर छिड़ जाएगी और पूरा यूरोप जो है वो रशिया के ऊपर यानी कि चढ़ाई हो जाएगी उनकी, आपस में रिलेशन ख़राब हो जाएँगे, ट्रेड ख़त्म हो जाएगी, सैंक्शन लग जाएँगी रशिया के ऊपर। रशिया मतलब G7 कंट्री था, लेकिन हो गया। तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो सबसे बड़ा जो फ़ियर है ना वो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का ही है, क्योंकि हर साल 2 साल में एक नया महाज़ खुल जाता है। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? तो दैट इज़ समथिंग दैट पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves,
as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a Calendly link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. हाँ, तो वो आपको बर्ड आई व्यू जो चाहिए ना, हम्म, और अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो रिस्क तो इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। बिल्कुल। और रिस्क की एपेटाइट सबकी डिफरेंट होती है। हम्म, कोई हाई रिस्क मैनेज कर लेता है, कोई लो रिस्क भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए जब रिस्क की बात आती है ना, तो फिर जब लोग कहते हैं कि आप कंपेयर कैसे करते हैं ओमान को दुबई की मार्केट से या इनको इनको, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि एक तो नेचर ऑफ रिस्क ही डिफरेंट है। हम्म, अ, ओमान का नेचर ऑफ रिस्क बहुत डिफरेंट है, इनका नेचर ऑफ रिस्क बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली दुबई के गेन्स बहुत हाई हैं, क्योंकि रिस्क हाई है इनका, तो गेन्स हाई हैं। ओमान के गेन्स उतने हाई नहीं हो सकते जितने, क्योंकि उनका रिस्क भी लो है उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो रिस्क की रिलेशनशिप है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए, जब वो किसी भी मार्केट को देखते हैं। क्योंकि वैसे तो मार्केट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अरे मेरी मुझे ग्रोथ कितनी मिलेगी, एक्साइटमेंट तो आपका उसी चीज पर होता है। ओ मेरा कैश फ्लो कितना होगा, ओ मेरा 8% रेंटल हो जाएगा, ओ अच्छा 7-8% मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा, चलो 15-16% के ऊपर मैं खड़ा हूँ साल का, यू नो, रेंट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, चलो ठीक है इसको देख लेते। लेकिन साथ साथ वो जो चीज बड़े, उस वक्त तो आप इग्नोर ही करना चाहेंगे ना हद तक, यार क्या रिस्क होगा। हम्म, लेकिन ये मार्केट्स इस तरह की हैं जहां पे आपको रिस्क को पहले रखना है। बिल्कुल। यहाँ पे रिस्क को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें और बैकअप प्लान्स बना लें। बैकअप प्लान ए ये है, बैकअप प्लान बी ये है। व्हाट हम्म, इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ। जब तक ये व्हाट इफ आपके एड्रेस नहीं होते, तब तक आपको इन मार्केट्स के अंदर ब्लाइंडली नहीं जा सकते। ये क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो मार्केट नहीं है, ये एग्जैक्टली कैनेडियन मैं मार्केट उसी का नहीं है, पॉइंट पे ये आ रहा यूके था, की मार्केट नहीं है, ये क्योंकि मेच्योर मार्केट्स नहीं है। एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि ये जो जीसीसी की मार्केट है ना, वो हाईली ड्रिवन है इमिग्रेंट्स के ऊपर। और वो इमिग्रेंट्स जो हैं उनका कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई टाइज नहीं है उन कंट्रीज़ के साथ। यानी कि वो टेम्परेरी टाइम के लिए आ रहे हैं और वो चले जाएँगे। लेकिन अगर हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है या यूएस है, वहाँ पे लोग टेम्परेरी तौर पे नहीं आते। वहाँ पे लोग आते हैं अपनी पूरी-पूरी फैमिलीज़ को सेटल करने के लिए। तो उनके जो जो टाइज़ होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कंपेयर टू इन कंट्रीज़। तो ये एक एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने किसी भी मार्केट को असेस करना है। आपने ये देखना है कि जो बूम आ भी रहा है, तो वो ऑफ कोर्स एक इमिग्रेंट फ्लक्स की वजह से आ रहा है, और वो इमिग्रेंट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे होंगे। हुँ, 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 हुँ। नहीं, आपका ये वैलिड पॉइंट है। अम, दुबई ऑब्वियसली ट्रेल ब्लेज़र है इसके अंदर। उसने सबसे बड़े वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ और टैक्स फ्री और सब स्टार्ट किया था। बट ये इसको एड्रेस कर रहे हैं। वो गोल्डन वीज़ा हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वो उसी का नतीजा है। और मैं नहीं हैरान होऊँगा कि वो आने वाले वक़्त के अंदर ये चीज़ें और आसान हो जाएँगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि लोगों का होम होम बन जाए। हुँ, लोग वहाँ से ना ना जाएँ। गोल्डन वीज़ा का आपको आइडिया है कि वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे नहीं है। बिल्कुल। बल्कि अगर आप अगर हाइली टैलेंटेड हैं, या आप सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी ले रहे हैं, या अगर आपका सस्टेनेबिलिटी ब्लू वीज़ा इन्होंने अभी लॉन्च किया है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबिलिटी पे, तो आपको वो 10-10 साल के वीज़े दे रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो चल रही है इस रीजन के अंदर, वो ये कि ये एक जो है वो सिर्फ़ एक दुबई नहीं एक्टिव हुआ हुआ करने के लिए। पूरे का पूरा रीजन एक्टिव हो गया है। तो पहले जो दुबई होता था, उसके पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। वो एक ही करता था, एक ही लोग अट्रैक्ट करता था और लोग उसी के पास एंड अप होते थे। अब वो रीजन जो है ना, वो इंक्रीज़ हो गया है। उसमें सऊदी अरेबिया एक मेजर प्लेयर बन रहा है। कतर इज़ वेरी एक्टिव। अबू धाबी इवन यूएई हुँ, की 7 स्टेट्स हैं, लेकिन अबू धाबी भी अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अपने आप को फाइनेंशियल जायंट बनाना चाहता है उस रीजन का। हेज फंड्स ऐसे ही मूव नहीं होते। हेज फंड्स आर ओपनिंग अप इन इन अबू धाबी, अबू और धाबी, हाँ। उनसे पूछा जा रहा है कि हेज फंड्स क्यों खुल रहे हैं? तो वो कह रहे हैं यार, जब हमारे मिले क्लाइंट्स ही नहीं होंगे बाहर, तो हम बाहर बैठ के क्या क्या करेंगे? तो हम अपनी वर्कफोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऑफिसेज एक्सपेंड कर रहे हैं। ये हेज फंड्स की बात हो रही है। क्योंकि पॉइंट क्या है, मूव वहां करो जहां पैसा मूव हो रहा है। और पैसा कौन मूव करता है? पैसा बिग कौन बिग मैनेज कर प्लेयर्स। रहा है, और हुँ, पैसा कौन मूव मूव कर रहा है?
गोल्डमैन सैक क्या कर रहा है, हुँ। मॉर्गन स्टैनले क्या कर रहा है, जेपी मॉर्गन क्या कर रहा है, हाँ, इसमें मुझे यूनियन बात बैंक याद आई ऑफ जो हमने पहले भी की क्या थी कर रहा है। कि केविन लवरी जो कि एक कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन इन्वेस्टर है। तो मु रिसेंटली मैंने इसका सुना कि उसको यूएई वालों ने ऑनररी सिटिज़नशिप दी है और वो इसलिए दी है क्योंकि उसने काफ़ी काम किया है अबू धाबी की जो गवर्नमेंट है उनके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। क्योंकि वो बेसिकली काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है तो उसने खुद ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे और वो काफ़ी टाइम वहाँ गुज़ारता भी है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस हद तक जो है वो अटेंशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े-बड़े जो हैं, वो अबू धाबी पे लगा रहे हैं और उसके मुताबिक अबू धाबी जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल हब होगा मिडल ईस्ट का गोइंग फॉरवर्ड। एक्सपेंशन हाँ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये भी है ना कि ये समझ गए हैं कि उनका चैलेंज क्या है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि लोग जाते हैं परमानेंटली, हुँ, वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड परमानेंटली जाते हैं। तो उनको पता था, इस पूरे रीजन को पता है कि हमारा चैलेंज भी है ये, तो इसीलिए वो जो आप सुने रेजिडेंसीज गोल्डन वीजा, रेजिडेंसीज गोल्डन वीजा, हर हर ऑफरिंग के साथ ये लफ्ज लगा हुआ है। हर ऑफरिंग के साथ ये लफ्ज लगा हुआ है, किसी वजह से लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो इसी चीज को एड्रेस करना चाहते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि इन कंट्रीज में ग्रीनरी नहीं है, राइट, लैक करते हैं ग्रीनरी, हुँ। डेजर्ट है, कहां से आएगी ग्रीनरी। अब जितनी कम्युनिटीज बन रही हैं वो इतनी ग्रीन है, इतनी ग्रीन है क्या आपकी सोच होगी। मैं अभी एक शारजा के प्रोजेक्ट विजिट कर कर आ रहा हूँ पीछे, भाई 60% जो है वो लैंड जो है वो इन्होंने इनकी वो थी जिसमें सिर्फ ग्रीनरी थी। अच्छा, ऐसा लग रहा था किसी यूके की किसी उसमें उसमें आप आ गए। इंटरेस्टिंग। इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, तो वो उनका ये अच्छी बात है कि जो उनको पता चला है कि हमारी क्या वीकनेस है, उस पे काम कर उसको रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ बनाने हुँ। पे लग गए। इससे अच्छी क्या 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 बात हो सकती है। तो अच्छा आपने अभी ये एक अच्छा सेगवे है। हमने दुबई में बात कर ली कि दुबई की क्या डायनामिक्स हैं। अब थोड़ा-सा बताइए कि शारजाह और जो दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ क्या हो रहा है? और जी वहाँ जी की जी। जो डेवलपमेंट है उसमें उसके पेस में और उसकी प्राइस में कितना फ़र्क है दुबई से? हम्म। एक तो मैं इस चीज को ऐड करूंगा यहाँ पे कि जब 2018 में मैंने सोचा कि जीसीसी की रियल एस्टेट पे फोकस करना चाहिए, तो उस वक्त मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये सब का सब उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जो बिग ब्रदर है सऊदी अरेबिया जो है, उसने फैसला कर लिया है कि मुझे चेंज होना है। तो उसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो किस पे जाना था, वो दुबई की नेबरिंग स्टेट्स पे जाना था। क्योंकि जब भी मैं दुबई विजिट करता था पहले, हमेशा मैं उतर के यही सोचा करता था कि यार ये शारजा वालों को दुबई की ग्रोथ नजर नहीं आती, ये अबू धाबी वालों को दुबई की ग्रोथ नजर नहीं आती। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अबू धाबी ने सॉरी दुबई ने क्रिएट की हुई है, तो क्यों कैपिटलाइज नहीं करते शारजा वाले, क्यों कैपिटलाइज नहीं करते अबू धाबी वाले। और वो अब जब मैं पिछले मेरी जो रीसेंट ट्रिप्स हुए हैं उसमें मैंने वो कैपिटलाइजेशन अब मैंने देख ली। एग्जैक्टली कैपिटलाइजेशन चल रही है उनकी, जो कि दुबई अपॉर्चुनिटी पिछले 20 साल में क्रिएट कर चुका है। जो अबू धाबी की फ्री होल्ड मार्केट है वो 2019 में खुली है। इससे पहले आप अबू धाबी में प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते थे। तो वो फ्री होल्ड मार्केट को खुले हुए अब 5-6 साल हो जाएंगे। शारजा की जो है वो 2022 नवंबर में खुली है। और रासो खैमा में जो है वो वहां पे कसिनो लॉन्च कर दिया है। एक कसिनो आ रहा है यूएई के अंदर, रासो खैमा के अंदर, मरजान आइलैंड के ऊपर। तो उन्होंने भी गोल्डन वीजास देने शुरू कर दिए हैं और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी हैं। उम्मुल क्वैन के अंदर भी जो है वो, जो शोबा एक बहुत बड़ा डेवलपर है दुबई का, इमार ऑफ इंडिया कहते हैं उसको, तो उसने वहां पे एक नेचुरल आइलैंड टेक ओवर कर लिया है और वहां पे वो पूरी कम्युनिटी स्टैब्लिश कर रहा है, जहां पे एक वन बेड जो है 1.2 1.3 मिलियन दरम से स्टार्ट होता है उम्मुल कुवैन के अंदर। रासो खैमा के अंदर जो प्राइसेस हैं वो दुबई से ज्यादा हैं। अच्छा, वो क्यों? भाई कसिनो आ रहा है, सारे डेवलपर्स पहुंच गए हैं वहां पे। जो रासो खैमा की जो अपनी प्रॉपर्टीज थी उस शहर की, वो डबल हो गई हैं। तो ये सारे के सारे अब एक ही उस पे खड़े हो गए हैं कि हमें मिलके काम करना है। तो अब दुबई इज नॉट अलोन एनी 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 मोर। हुँ।
अबू धाबी इज अबू धाबी इज चेंजिंग। अभी आप बात कर रहे हैं तो खुद ही अबू धाबी में अभी सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स हैं पूरी एमिरेट्स के अंदर, वो अबू धाबी के पास हैं। वाटर फ्रंट की बात की जाए ना, सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी होती है। सबसे ज्यादा वाटर फ्रंट जो है वो अबू धाबी के पास है, और अबू धाबी अब वो सारे आइलैंड्स पे काम कर रहा है। रियल स्टेट दौड़ा धड़ाधड़ बन रही है वहां पे अबू धाबी के अंदर। शारजा का जैसे भी जिक्र किया, 2 साल पहले 2-3 साल पहले स्टार्ट हुई है वो मार्केट भी। तकरीबन पिछले 4 सालों के अंदर डबल हो गई है वो मार्केट। उम्मुल क़ुरैन अभी अभी खुली है मार्केट, कुछ महीने पहले, जब शोभा ने अनाउंस किया है। तो अब यूएई के अंदर तो आपको मेरे ख्याल से हर स्टेट की बात करनी पड़ेगी क्योंकि हर स्टेट एक ही ट्रैक पर आ गई है। सब लाइन पे लगा के खड़े हो गए पीछे कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो व्यूअर्स के लिए खास तौर पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें कि अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको ग्रोथ कहाँ नजर आ रही है, और फिर ऑफ कोर्स बैरियर ऑफ एंट्री में देखना है ना, क्योंकि दुबई तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। तो अक्सर लोगों से हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं यार दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, मेरी रेंज से बाहर है, मैं नहीं कर सकता। तो बैरियर ऑफ एंट्री यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर उसका जो पोटेंशियल ग्रोथ है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, वो आपको क्या नज़र आता है? यार मैं इस चीज को एड्रेस करूंगा कि ये कहते हैं ना कि दुबई बहुत महंगा हो गया है। दुबई के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। अब डिपेंड ये करता है ना कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी लूं, ठीक है, और मैं कोई जैसे 30% पे करूं, 40% पे करूं, या फॉर एग्जांपल 60% पे करूं और हैंडओवर से पहले उसको बेच दूं, राइट। तो वो जो आपने को जो प्राइस दी जा रही है वो तो 100% बताई जा रही है ना, 100 रुपए बताया जा रहे हैं। लेकिन आपसे मांग कितने रहे हैं? वो 60 रुपए मांग रहे हैं, 40 रुपए नहीं मांग रहे। तो इसीलिए थोड़ा सा ना आपको डेवलपर्स की जो ऑफरिंग्स हैं उसको देख के ही फैसला करना होगा कि जिस अफोर्डेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं वो अफोर्डेबिलिटी है क्या। जो प्राइस नजर आती है ना आपको कि ये 2 मिलियन का है, ये 1.5 मिलियन का है, ये 3 मिलियन का है, उससे नीचे आपको जाने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि अगर ऑफ प्लान की तरफ आप जा रहे हैं तो उस ऑफ प्लान में ऑफरिंग्स क्या क्या आई हुई है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, शारजा की अगर हम बात करें तो शारजा की जो ऑफरिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि हम आपको पूरा टाउन हाउस या विला या अपार्टमेंट बना के दे देंगे और 100 रुपए में से सिर्फ 35 रुपए लेंगे आपसे। 35 रुपीज ओनली। हमें पास इतना पैसा है, ये हमारे पास इतना पैसा है कि हम 35 रुपए लेके आपसे 100 रुपए की जगह हैंड ओवर कर देंगे, हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। वो फाइनेंशियलाइज कर लेकिन देना हैंड उसको। ओवर के वक्त, हाँ, हैंड ओवर के वक्त आपको 65 पे करना पड़ेगा। अब ये ऑफर जो है ये दुबई में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि दुबई की मार्केट चढ़ी हुई है, वहां पे लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं क्योंकि वहां के रिटर्न्स हाई हैं, तो आपको मार्केट को जो स्टडी करना है वो आपने इन दो चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि एक तो ये कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। अगर आप इसमें क्लियर नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तो आप बहते रहेंगे। कभी इसके बाद चले जाएंगे तो कहेंगे अच्छा मैं ये कर लेता हूँ उसके साथ, और कभी उसके साथ चले जाएंगे, आप कहेंगे बस ये कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप बड़े क्लियर होंगे अपने गोल के साथ कि भाई मुझे तो पैसे बनाने, जैसे मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए और 3 साल बाद चाहिए और मैं इतना लगा देता हूँ और उसके बाद मुझे चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। लेकिन अगर कहते हैं कि यार मुझे तो एक अपार्टमेंट अपना चाहिए दुबई के अंदर, और आज के लिए नहीं चाहिए, 6-7 सालों के लिए चाहिए, जब मैं रिटायर हूं तो मेरे एक अपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इस गोल में ना सब चीजें हट गई। अब इसमें आप ये चाह रहे हैं कि मेरा किसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाए, और सारे गोल्स नहीं हो सकते ना पूरे आपके। हाँ, अब जो प्रॉपर्टी वहां पे 8-8 साल के पेमेंट प्लान पे मौजूद है, दुबई के अंदर 8-8 साल का पेमेंट प्लान है। तो अब किसी को चाहिए ये 8-8 साल का, तो उसका मतलब है कि उसे ज्यादा तो पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जो डेवलपर आपको 8 साल का दे रहा है तो वो कोई उस प्राइस पे तो नहीं देगा जिस प्राइस के ऊपर 4 साल वाले ऑफ कोर्स उसमें इंटरेस्ट शामिल मिलता होगा है। उसका। लेकिन आपको पता है कि मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ इसलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि आई नीड अपार्टमेंट इन दुबई। 8 साल में मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए अपना, या 4 साल में मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए। तो जो क्लैरिटी ऑफ गोल्स है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे रीजन को समझने के लिए। वंस यू अंडरस्टैंड कि मुझे चाहिए क्या, फिर आप उस मार्केट को स्टडी करें, और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि दुबई को स्टडी करें। दुबई में अभी भी बहुत जूस है, अगर आप समझदार हैं,
हुँ, कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, आपको पता है कि कब बेचना है, क्या बेचना है, कैसे करना है। यू आर एन इन्वेस्टर। राइट। आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। हुँ, अगर आप कहते हैं मैं लेक की छोड़ दिया, चलता रहेगा, होता रहेगा, दुबई आपको बैठने नहीं देगा। दुबई ने अभी रिसेंटली स्मार्ट रेंटल इंडेक्स लॉन्च किया है, और उसने किया ये है कि पहले वो इलाकों के रेंटल को कंट्रोल करता था। रेरा गवर्नमेंट करती थी कि भाई इस इलाके का इतना रेंटल होगा, इससे ज्यादा रेंटल नहीं हो सकता, ताकि उन्होंने वो जो रेंटल हाइक्स थे वो उन्होंने कंट्रोल किए। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जी इस बिल्डिंग का होगा, इस बिल्डिंग का नहीं होगा। यानी उन्हें गधों और घोड़ों को अलग अलग कर दिया इलाके के अंदर। हुँ। यानी कि वो बिल्डिंग की कंडीशन की वजह से ना, यानी कि अगर बिल्डिंग नहीं है तो उसको उसका रेंट ज़्यादा होगा, पुरानी है तो कम होगा। हुँ, एब्सोल्युटली, मेट्रो के करीब है, डिमांड ज्यादा है उसकी, सारे फैक्टर्स उन्होंने हुँ, एक क्राइटेरिया बना के ऐड ऐड कर दिया। तो अब जिनके पास पुरानी प्रॉपर्टीज हैं और जो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे ज्यादा रेंटल, वो क्या करेंगे? हुँ। तो रेंट कंट्रोल किस हद तक, यानी कि अगर आप नया टेनेंट घुसा रहे हैं घर में अपने, तो वो भी रेंट कंट्रोल है या फिर जो आप ईयरली इंक्रीज़ करते हैं वो रेंट कंट्रोल है? देखें, एक तो ये कि अगर आपको रेंट इंक्रीज करना है अपने एग्जिस्टिंग टेनेंट के साथ, हुँ, तो तकरीबन 90 डेज का नोटिस देना होगा आपको। ठीक है। और कितनी परसेंटेज अलाउ है कि आप कितना परसेंट इंक्रीज़ ये कर सकते हैं? ये ये तो वो आपको लाइव चेक करना पड़ेगा। अच्छा, कि उन्होंने हाँ, कैलकुलेटर बनाया हुआ है, आप जाइए, अपनी डिटेल डालिए, वो हुँ। आपको बता देगा इतना हो सकता है। और अगर आप एक न्यू टेनेंसी साइन कर रहे हैं टेनेंट के साथ, उस वक़्त जो रेंट तय होगा वो भी क्या कंट्रोल होता है? वो भी कंट्रोल है। दोनों अच्छा, चीजें कंट्रोल है। यानी आप एग्जिस्टिंग वाले के साथ कितना बढ़ा सकते हैं, ये भी कंट्रोल है कि हुँ, उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे आप, राइट। और हुँ। ये भी कंट्रोल है कि जो अगर वो प्रॉपर्टी खाली हो जाती है और आप उस रेंट पे देते हैं, तो फिर वो भी अच्छा, कंट्रोल है। दोनों यहाँ चीजें। यहाँ पे भी रेंट कंट्रोल है, लेकिन वो एक्जिस्टिंग टेनेंट के साथ है। यानी कि आप गवर्नमेंट ने बताया कि भई ये परसेंटेज है पर ईयर रेंट इंक्रीज़ करने की, इससे ऊपर नहीं कर सकते आप। करेंगे तो आपकी शिकायत होगी तो आप पे फाइन होगा। लेकिन जो नया आप टेनेंसी साइन कर रहे हैं, वो फिर मार्केट बेस के ऊपर होता है। हाँ, ऐसे हुँ, वही मार्केट बेस पर ही है ना, लेकिन वो हुँ। मार्केट वो खुद कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली टूल वो बनाया मार्केट हुआ है। डिमांड सप्लाई की बेस के ऊपर होती है। हाँ, वो तो क्योंकि जब लास्ट टाइम हालात खराब हुए ना इनके, तो इन्होंने ये मेजर्स डाल दिए थे ना, हुँ, क्योंकि लोग फिर उस वक्त उसको अब्यूज कर रहे थे उस चीजों को, कि फर्ज करें अब किसी का 50,000 रेंट है तो कहने लगा मैं तो 80,000 लूंगा। हुँ, हर तरह से अब्यूज किया, तो गवर्नमेंट ने फिर ये मेजर्स डाल दिए। तो देखा जाए तो ये टेनेंट की प्रोटेक्शन के लिए ना उन्होंने उन्होंने डाले, ताकि क्योंकि इवेंचुअली पे तो टेनेंट ही करता है ना, हुँ, उसको। तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए डाले। पर मेरा कहने का मतलब ये था कि इस तरह की चीजें दुबई में और आती आती चली जाएंगी, जो कि दोनों के इंटरेस्ट को एड्रेस एड्रेस करेंगी, राइट। तो अगर आप एक्टिव नहीं है, पुरानी ले ली, ये बेच दी, दूसरा खरीद लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, तो दुबई थोड़ा मुश्किल कर देगा आपका तो आप ये कह रहे पैसे हैं कि बनाना। आप अगर अगर इन्वेस्टर हैं, तो आप दुबई को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के हवाले से देखें, फ्रॉम अ पोटेंशियल पर्सपेक्टिव। अम, डिपेंड करता है, फॉर हुँ, एग्जांपल जैसे अपार्टमेंट्स का मेरे ख्याल से लाइफ साइकिल माइट नॉट बी एक्यूरेट, बट मैं ऐसी नंबर फेंक रहा हूँ 10 सालों का। हुँ, क्योंकि इतने नए नए अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और उन अपार्टमेंट्स के अंदर इतनी अमेनिटीज आ रही हैं कि आपको 10 साल के बाद अपना अपार्टमेंट ही अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, इतनी इनोवेशन है उस मार्केट के अंदर। सो ये सारी चीजों को आपने जहन में रखना है अपने, कि भाई अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो किस पीरियड के लिए ले रहा हूं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके साथ एम्यूनिटीज ऐसी कौन सी लगी हुई हैं कि अगर कोई कंपटीशन आ भी जाता है तो मेरी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, हुँ, राइट। तो आप वही नहीं कह रहा हूं, जितना ज्यादा डिटेल में आप जाएंगे, इतनी इतना आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन अगर आप डिटेलिंग में नहीं गए और आपने कोई पिक कर लिया, यार ये मुझे बता रहा था यहां से मैं ले लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और ये जो लोग बैठे हुए बाहर ले रहे हैं ना, बैठे हुए कि मैंने देखा, इंटरनेट पे देखा और ले लिया, तो परेशान होंगे हुँ, ये लोग। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको तो इंटरनेट से वो पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि वो देखना चाहते हैं। उनको हुँ, वो पिक्चर तो नहीं दिखाई जा रही जो बिल्कुल। कि उनको दिखानी चाहिए। और इसीलिए जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, और हम इसीलिए वहां जाके इसके ड्यू डिलिजेंस करते हैं चीजों की, कि भाई जाके पता तो चले कौन है, क्या है, और फिर टेनेंट कौन होगा। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये तो भूल जाइए कि आप अपने लिए ले रहे हैं। आप हाँ, ये सोचिए मैं तो टेनेंट के लिए ले रहा हूँ।
बिल्कुल। तो और फिर ये अगर भी है ना टेनेंट कि आपके दिमाग में नहीं है तो जी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और फिर आपने ये भी देखना है कि शॉर्ट टर्म रेंटल की अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे है कि नहीं है, जो भी आप प्रॉपर्टी उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने जितना स्टडी किया है उस हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल पे इसको रन करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा बनता है, कंपेयर टू अगर आप एनुअल लीज़ साइन करते हैं किसी टेनेंट के साथ। तो ये भी एक एलिमेंट है ना कि आप वो प्रॉपर्टी उस एरिया में लें जहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल की डिमांड हो। यानी कि मेट्रो से करीब हो, ठीक है, और जो एमिनिटीज़ हैं वो करीब-करीब हों, तो ताकि जो टूरिस्ट शॉर्ट टर्म रेंटल तो टूरिस्ट लेंगे ना, तो उनके लिए फिर आपने वो एरिया देखना है कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल की डिमांड हो। अगर आप कहीं दूर ले लेंगे ऑफ कोर्स वहाँ पे तो शॉर्ट टर्म रेंटल नहीं चल सकता, तो फिर आपको लीज़ ही साइन करनी पड़ेगी। तो ये भी एक एक बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि अगर आपने मैक्सिमाइज़ करना है अपना रिटर्न एज़ एन इन्वेस्टर, अपने लिए ले लें तो फिर तो अलग बात है, जैसे आपने कहा। लेकिन अगर आप एज़ एन इन्वेस्टर ले रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे मेरी एप्रिसिएशन ज़्यादा है, कहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल की वजह से मेरा जो रिटर्न है वो ज़्यादा बन सकता है, और फिर कितना ईज़ी है उसको लिक्विडेट करना बाद में। यानी कि ये भी एक एक एलिमेंट है ना, अगर आपने एग्ज़िट करना है, तो आप ऐसे एरिया में लें जहाँ पे डिमांड हमेशा रहे, ताकि आज जब आप एग्ज़िट करेंगे, तो आप ईज़िली एग्ज़िट कर सकते हो। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा डिमांड का। हुँ, मैं जो भी अभी जिनको भी एडवाइस कर रहा हूँ, मैं उनसे ये कह रहा हूँ यार पर स्क्वायर फीट का रेट मत देखो, उसकी डिमांड देखो। अ, एक बार सस्ता तो आपने ले लिया, अब अगर वो किराए पे नहीं गया, तो वो तो क्या ज़्यादा फ़ायदा? तकलीफ दे या ये सस्ता लेना ज़्यादा 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 खुशी की बात थी? बिल्कुल, तो आपने लेके कोई उसे डब्बे में तो बंद कर नहीं रख देना कि हाँ, मैंने ले लिया है, बंद करके रख दो साइड पे, बस छुट्टी हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। एग्ज़ैक्टली। वो तो आप टेनेंट के लिए देख रहे हैं ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ उसकी डिमांड कितनी है, और उसके लिए अगर मैं थोड़े पैसे ऊपर भी खर्च कर रहा हूँ, तो वो मेरा रिटर्न है जो मुझे मुझे मिल जाएगा। तो हुँ। इस तरह के मिथ हैं लोगों के कि जब वो एंटर होते हैं तो कहते हैं सबसे सस्ती सी निकाल के दे दो। एग्ज़ैक्टली। मैंने वैसे कहा ही है ना ठीक है, कि सबसे रियल सस्ती दे एस्टेट जो है निकाल ना दो। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, वो इसको और आप क्या। एक डायनामिक से नहीं देख सकते। यानी कि अगर आपने वन डायनामिक से देखना है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने भी ये काफ़ी अरसे से सीखा है इसको, कि अगर आप सिर्फ़ कैश फ्लो देख रहे हैं, तो यू आर मिसिंग द एप्रिसिएशन पार्ट आउट। कैश फ्लो आपको मिल जाएगा, किसी आप दूर-दराज के इलाके में चले जाएँ, सस्ती प्रॉपर्टी उठा लें, लेकिन ये कभी उसमें रेंट चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा, कभी आपको वेट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी हाई डिमांड एरिया में जाते हैं, जो कि नाइस नेबरहुड है, वहाँ पे मेट्रो भी है, वहाँ पे एमिनिटीज़ भी हैं, एयरपोर्ट से करीब है, हाईवे से करीब है, ईज़ी एक्सेस है, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है, तो ऑफ़ कोर्स वहाँ पे डिमांड रहेगी, लेकिन वो महँगा भी होगा। लेकिन एक तो डिमांड रहेगी, प्लस जो रेंटल यील्ड है वो भी हाई रहेगी, और बहुत आसानी से आप उसको चढ़ा सकते हैं रेंट के ऊपर, और फिर जब बेचना चाहें, तो बेच भी सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको नज़र रखनी पड़ती हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। हुँ, हुँ। या फिर आपने फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट की है, हाँ, यानी इतना अर्ली अगर आपने अर्ली अपने घुसे लिए हैं आप। हाँ, जैसे अगर आपने आपने आपका रिटायरमेंट का प्लान है, देन ऑफ कोर्स इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इक्वेशन। हुँ, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो वही उसमें फिर आपको मार्जिन मिल जाएगा हुँ, कि भई ठीक है, इतने पीरियड के अंदर तो इंक्रीज़ होनी ही थी, डेवलपमेंट होनी ही थी, तो बस वो हो गया। लेकिन फिर हाँ, वो जो होल्डिंग पीरियड है, जब तक वो प्रॉपर्टी कुछ नहीं कर रही थी, तो और आपकी इन्वेस्टमेंट लग चुकी थी, वो अब आपने आपने बेयर करना है। हुँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं एक साथ हो सकती। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो आपका जो गोल है, वो आपको बड़ा क्लियर होना होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस-किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल। हर चीज़ तो आपको नहीं मिल सकती, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आसान नहीं है। और जब अगर आपको खरीदना नहीं आता तो और मुश्किल हो जाता है ये, हुँ, क्योंकि जो बेचने वाले होते हैं वो तो उनका ऑब्जेक्टिव तो उस चीज़ को बेचना है जो उनके हाथ में होती है। उनका तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको आपको सिखाया जाए। हुँ, बिल्कुल। उनका काम भी नहीं है आपको आपको सिखाना। तो दुबई में जो भी लोग इस वक़्त, मेरी लोगों को यही है जो देख रहे होंगे इस वक़्त, जो भी देख रहे हैं लोग, उनको इस वक़्त बहुत एजुकेट होने की ज़रूरत है। डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है, और फिर इवन ये सारी जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ये जो हम बात कर रहे थे, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले और यूनियन बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और ये सारा, इनको भी समझने की इनको इनको हुँ, ज़रूरत है। जब तक वो अपना होराइज़न ब्रॉड नहीं करेंगे, दुबई में नहीं उतरना चाहिए। और अगर वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनको फिर इस तरह के लोग चाहिए जो उनको असिस्ट कर सकें जेन्युइनली उनके इंटरेस्ट में। बिल्कुल। डेवलपर से जब वो कनेक्ट होते हैं या वहाँ पे लोगों से जब कनेक्ट होते हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे होते। ऑफ़ कोर्स नॉट, उनको वो तो तो अपनी फिर प्रॉपर्टी वो तो बेचनी है। एजेंट है। हाँ,
तो वो जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो वो तो सारी बातें जी 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 बिल्कुल ऐसे ही होगा, मैं भी भेज देता हूँ, ये कर दूंगा। और हुँ, मैं पिछले कोई 1 डेढ़ साल से क्योंकि खुद रिसर्च कर रहा था, तो मैं इतने सारे लोगों से कनेक्टेड था। और अभी जब हमने विजिट्स भी किए हैं तो हमने ये चीज नोट की थी कि जब हम पांचवा छठा सवाल करते थे तो लोग नाराज हो जाते थे। लोगों के पास जवाब नहीं है, लोगों के पास हुँ, डेटा नहीं है शेयर करने का, बल्कि उनको ये फील होता था कि पता नहीं आप इतना हम पे शक क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या सब लोग खरीद रहे हैं, क्या ये गलत खरीद रहे हैं, मतलब आसपास जो लोग खरीद रहे हैं। तो वो जो लॉजिकल और रैशनल अप्रोच है कि भाई एक क्वेश्चन है खरीदने का, उसमें हेल्प कर दो मेरी हुँ, भरने के लिए, वो क्वेश्चनर हो जाएगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अब वो क्वेश्चनर फिल नहीं हो रहा तो मैं खरीद कैसे लूं? हाँ, ये बिल्कुल। सिंपल सी बात थी। अब उसमें नाराज होने की क्या बात है? हाँ, और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि भी मुझे नहीं पता। तो ये एक ओवरऑल मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम काफ़ी जगह गए, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई और हमें यही फ़ील हो रहा था कि यार डेटा कोई नहीं दे रहा, हुँ, और जो बातें कर रहे हैं वो बातें वही कर रहे हैं कि 4 साल पहले ये था, 3 साल पहले ये था और इसके रेट हाँ। इतने बढ़ गए, उसके रेट इतने वो तो इतने इतने बेसिकली इतने बढ़ गए। सेल्स सेल्स एजेंट है ना, उनका काम ही यही है आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा के सेल करना। हाँ, तो अब हाँ, उनके लिए भी प्रॉब्लम है ना, जो बेचारे हाँ, जो सिर्फ़ ये कर सोच रहे हैं कि यार जैसे डॉक्टर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि यार मैं अमेरिका में नहीं लगाऊँ पैसे इस दफ़ा, मैं दुबई हुँ, में लगा देता हूँ। हाँ, चलो मुझे कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मैं लगा देता हूँ। 2-3 एजेंट्स के साथ वो कनेक्ट हुए, हुँ, मोटी-मोटी बातें उनको पता चली, उन्होंने एक जगह लगा दिया। इतना आसान नहीं है लगाना वहाँ। बिल्कुल। और इस ये वक़्त तो मेरा नहीं है बिल्कुल, यानी कि अगर आप हाँ, ऑफ कोर्स ये रिस्क आप 2020, 2021 में ले सकते थे, एब्सोल्यूटली, अब नहीं। एब्सोल्यूट हाँ, 2020, 2021 में तो ऐसी-ऐसी प्रॉपर्टीज़ चढ़ी हुई हैं जिनको देख के आपको हैरानी होगी। एग्ज़ैक्टली। आप कनाडा में कहेंगे यही हुआ था। ये यानी प्रॉपर्टी कनाडा चढ़ में गई। एक एक बहुत हाई किस्म का बूम आया था पैंडेमिक के बाद। ऑफ कोर्स वो फिर अब उससे काफ़ी नीचे आ चुकी हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन उस वक़्त तो ये था कि आप जिस प्रॉपर्टी को भी टच कर लें वो साल में 30% 40% इंक्रीज़ हो गई थी। ये हाल था। लेकिन अब वो नहीं है। तो बस ये वो तो सिलसिला चलो है उसमें इसको काफ़ी। रैप अप करते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर हो रहा है। डन, तो डन, डन। बड़ा आई होप कि एक लोगों को थोड़ा-सा मैं अपना पर्सपेक्टिव दे पाया होऊँगा। हाँ, ऑब्वियसली मेरे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है कि वो बबल से गुज़र रही, नहीं गुज़र रही, लेकिन कोई इंडिकेटर्स हमें नज़र नहीं आ रहे हाँ। एज़ सच। ये एक थोड़ी-सी और यूनिक पॉडकास्ट इस हवाले से होगी कि आपको दूसरी पॉडकास्ट में आपको एक स्ट्रेट अवे आंसर मिलता होगा। लेकिन वो आंसर ठीक है कि नहीं है वो हमें नहीं पता। लेकिन हमने इसमें प्रोस एंड कॉन्स सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिस्क्स हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं। और ऑफ कोर्स हर प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती, हर मार्केट एक जैसी नहीं होती। आपने अपने हवाले से उसको जाँचना है कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रायोरिटी है और फिर रिस्क को समझते हुए फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो यही इस पॉडकास्ट का जो है वो एक समरी थी। मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, हुँ, इतनी सारी बातों के बाद जब मैं लोगों से कहता हूँ कि दुबई की ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, ये वाली प्रॉपर्टी। कहते हैं, "अभी तो आप दुबई के लिए ऐसी बातें कर रहे थे, ये था, वो था।" मैंने कहा, "देखो, मैंने बातें जो की हैं, वो मैंने ये कहा है कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सही इन्वेस्टर हैं, बल्कि मैंने अभी आज एक एक ब्लॉग भी पब्लिश किया है उसपे कि आर यू द राइट इन्वेस्टर फॉर दुबई? हुँ, तो अगर आप सही इन्वेस्टर हैं दुबई के, सही आप, तो दुबई स्टिल अ ग्रेट मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप सही इन्वेस्टर नहीं है तो दुबई फिर परेशान करेगा आपको। बिल्कुल। तो ये बस मैं क्लियर कर दूं कि लोग अदरवाइज ये ले लेंगे, अरे मौसिफ भाई तो दुबई के मामले में बिल्कुल देयर इज़ भी नो ब्लैक एंड व्हाइट आंसर राइट? यही चीज़ इसमें हमने डिस्कस की है कि ग्रे एरिया भी होता है एब्सोल्युटली और वो ग्रे उसमें एरिया आपने बिल्कुल उस नहीं। उस ग्रे एरिया के अंदर आपने अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड करनी है। तो दैट इज़ द होल पॉइंट। तो थैंक यू वेरी मच मुहसिन भाई। बड़ा बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया इंसाइटफुल आपका। डिस्कशन रहा और लेट्स लेट्स डू दिस रेगुलरली अगर हम जी जी हाँ, इसको बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हर, क्योंकि हाँ, हर कंटिन्यू हर करें दफ़ा इसको तो। आप एक नई इनसाइट लेकर आएँगे, आपको कुछ और पता चलेगा कि अब क्या हो रहा है मार्केट में, अब क्या चेंजेज़ आ रही हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर हम इसको कि रेगुलर रखते हैं, तो हम रेगुलरली लोगों को ये बताते रहेंगे कि अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या आ रही हैं, किस तरफ मार्केट जा रही है, ताकि एक लोगों को एक एजुकेटेड डिसीज़न लेने में आसानी हो। ऐसे ही है। नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर हम शारजा के ऊपर करें, मैं आपको शारजा की इनसाइट्स दूंगा, शारजा ठीक है, क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग जगह बन गई है। ठीक है, डन है। डन, चलें, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह